The pandemic and then the war in Ukraine, this new decade is clearly off to a bad start, and things could get worse. In recent months, we have been reporting about the risk of a recession, and with every passing day, the projections are getting more grim. US, where economy is heading into a recession, which is short and shallow, it can come over the coming year. This according to a poll by Reuters. The economists also expect US Federal Reserve, the Reserve Bank or Central Bank to go for a smaller 0.5% interest rate hike on 14th of this month. रिसेशन, ये वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आया? स्टॉक मार्केट का फॉल, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ग्रो होना, ये सब राइट। लेकिन मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हम पहले ही पता लगा लेते हैं कि ये रिसेशन आने वाला है, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को अकॉर्डिंगली प्लान नहीं कर लेते, जिसके चलते हमारा जो इन्वेस्टमेंट है अभी के टाइम पे जितना फॉल हो रहा है शायद उतना तो फॉल नहीं होता। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि हमारे पास तो ना उतने एडवांस डेटा का एक्सेस है और ना ही हम कोई इकोनॉमिस्ट है, तो हम पता कैसे लगाएंगे? तो देखो, जैसे 2 + 2 4 होता है, ये पता लगाने के लिए आपको और मुझे कोई मैथमेटिशियन होने की ज़रूरत नहीं है। सेम किसी कंट्री में रिसेशन आने वाला है, ये जानने के लिए भी आपको इकोनॉमिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में फॉलो करेंगे तो आप ऑलमोस्ट श्योर हो सकते हैं कि उस कंट्री में रिसेशन आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी कंट्री में अगर कंटिन्यूअस 2 क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में रहता है, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, वो कंट्री रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, रिसेशन आ नहीं चुका है, रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर हम यूएसए का देखेंगे तो यूएसए का तो इस 2 क्वार्टर का डेटा नेगेटिव में है, तो इसका मतलब यूएसए रिसेशन में जा चुका है, बिल्कुल। लेकिन अगर रिसेशन को प्रेडिक्ट करना इतना ही आसान होता तो हर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर लेता। तो देखो, ये बस अर्ली सिम्टम है, यानी कि ये बस एक बेसिक्स है जिसके चलते आपको एक पॉइंट मिलेगा, एक हिंट मिलेगा कि हाँ, रिसेशन आने वाला है, आ नहीं चुका है। तो दूसरा जो हमारा इंडिकेटर है वो है इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। Target range for the federal funds rate by 0.75 of a percentage point, bringing the target range to 2.25 to 2.5%. And we're continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet, which plays an important role in firming the stance of monetary policy. एक बात ध्यान से सोचो, अभी के टाइम पे ये मीडिया वाले, ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये सब रिसेशन की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी के टाइम पे पूरे दुनिया में हर सेंट्रल बैंक, चाहे वो अमेरिका का फेडरल रिजर्व हो या फिर इंडिया का आरबीआई हो, ये सब अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है। तो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, इसीलिए सब लोग रिसेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसे हम एक सिग्नल की तरह नहीं ले सकते कि जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होने का बात आता है या फिर फेडरल रिजर्व या फिर इंडिया में आरबीआई, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट हाइक करता है, इसका मतलब वो एक रिसेशन का सिग्नल देता है। देखो कैसे, इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है जिस रेट पे बैंक से किसी इंडिविजुअल को या फिर बिजनेसेस को लोन मिलेगा। अब मान लो आप एक कार खरीदना चाहते हो जिसका लोन का जो परसेंटेज है वो है 8% के आसपास, तो आप जाते हो कार खरीदने। लेकिन सेम अगर आरबीआई वहाँ पे बोल दे कि आपसे आपको 8% नहीं, आपसे आपको 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, तो क्या आप वो कार अभी के टाइम पे खरीदना पसंद करोगे? आप बोलोगे छोड़ो यार, जाने दो, कुछ दिन बाद खरीद लेंगे। सेम जैसा आप सोचोगे वैसे बहुत सारे लोग सोचेंगे। तो जैसे बहुत सारे लोग जब एक साथ कार नहीं खरीदना चाहेंगे, तो कार कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट नहीं होगा। अब जब प्रॉफिट नहीं होगा, इन्वेंट्री पड़ा होगा, तो कार कंपनी सोचेगा पहले ये जो माल पड़ा हुआ है इसे तो बिकने दो, उसके बाद देखेंगे कि बाकी का माल बनाना है या फिर नहीं बनाना है। तो इसीलिए क्योंकि कंपनी के पास उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा, कंपनी लोगों को सैलरी नहीं दे पाएगा, तो बड़े बड़े कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर रहे हैं। अब जब एम्प्लॉयज़ को फायर करेगा तो उनके पास पैसा नहीं बचेगा, और उनके पास पैसा नहीं बचेगा तो वो कंपनी से और भी कुछ ज़्यादा खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो पैसा है नहीं। तो कंजम्पशन करने के लिए पैसा तो चाहिए खरीदने के लिए, अब उनके पास पैसा है नहीं। तो जब पैसा नहीं होगा तो वो लोग और चीज़ नहीं खरीदेंगे, अब और नहीं खरीदेंगे तो कंपनी के पास और पैसा नहीं बचेगा। इससे चलते एक सर्कल क्रिएट हो जाए, जिसके चलते उस कंट्री का जो प्रोडक्शन रेट है उस पर्टिकुलर क्वार्टर में या फिर उस पर्टिकुलर ईयर में बिल्कुल गिर जाएगा। एंड जब लगातार ऐसा होता रहेगा तब कंट्री एक रिसेशन की तरफ जाएगा। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है, तो अब आते हैं हमारे पहले इंडिकेटर के ऊपर, जो कि है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। The spread between the 2-year and the 10-year bond officially inverted for the first time since 2019, a sign that a recession could be on the horizon. It's predicted every recession in the past half century. अब इसे आपने बहुत बार सुना जरूर होगा पर समझा नहीं होगा। अभी मैं समझाता हूँ। देखो, ये इंडिकेटर इतना इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री में जितनी भी बार ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व इसने रिसेशन का इंडिकेटर दिया है, तब हिस्ट्री में रिसेशन आया है, एक बार छोड़ के। तो आप समझ सकते कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिकेटर। तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बॉन्ड्स क्या होता है। जिन लोगों को पता है वो इस टाइम स्पैन पे जा सकते हो, और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं एक छोटे से एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखो, बॉन्ड क्या होता है? मान लो आपका एक बिजनेस है, आपको 100 रुपीज़ चाहिए बिजनेस करने के लिए, लेकिन आपको
आपका बिजनेस का जो शेयर है वो मार्केट में नहीं देना, आपको लोन लेना है। तो आप बैंक के पास जाते हो, बैंक बोलता है आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम बिजनेस लोन देंगे। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ आप सोचते हो कि यार 12% तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आप जाते हो अपने किसी रिलेटिव के पास, जाके बोलते हो भाई मुझे लोन दे दे, मुझे लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं क्या करूँगा, मैं तुझे 8% का इंटरेस्ट रेट दूंगा। अब बैंक में तुझे मिल रहा है एफडी से 6%, लेकिन वहीं पे यहाँ तुझे बिल्कुल मैं श्योर शॉट देने वाला हूँ, 3 साल के लिए तू मुझे पैसा दे दे, मैं तुझे 8% इंटरेस्ट दे दूंगा। यानी कि हर साल मैं तुझे 8 रुपये करके दूंगा और 3 साल बाद अपना 100 रुपीज़ तू मुझसे पूरा ले लेना। तो यहाँ पे जो इंसान है जिससे आप पैसा मांग रहे हो वो सोचता है कि यार मेरे तो 2% का फायदा हो रहा है, बैंक में वैसे ही पड़ा हुआ है, 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, अभी तो वो भी नहीं मिलता, 5% के आसपास मिलता है, तो मुझे तो क्लियरली फायदा हो रहा है। और आप देख रहे हो कि यार मुझे बैंक से 4% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इससे ले लूँ, बैंक को मिडिल में क्यों लाऊं। तो ये होता है बॉन्ड। तो बॉन्ड तो समझ लिया, अब समझते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या होता है। अब इन्वर्टेड यील्ड कर्व को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि यील्ड कर्व क्या होता है। चलो देखते हैं। तो देखो, जनरली जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड होता है, यानी कि जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा होता है, इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बहुत लो होता है। जबकि दूसरी तरफ जितने भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है, लाइक 10 साल 12 साल 20 साल, इनके जो मैच्योरिटी पीरियड के साथ जो बॉन्ड का यील्ड होता है वो बहुत हाई होता है। लाइक जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड है उनका यील्ड अगर हम 3% मानेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड इनका यील्ड 5, 6, 7, 8, 10% तक जा सकता है। तो अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ये दिखा रहा है हमारा टाइम मैच्योरिटी पीरियड, जबकि दूसरी तरफ जो वाई एक्सिस है वो दिखा रहा है हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना होगा। तो एक्स एक्सिस में ये जो ए बॉन्ड है, इसका अगर हम बॉन्ड का यील्ड देखेंगे तो वो है 3%, यानी कि ये 1 साल का बॉन्ड है, इसके लिए इस पे आपको 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जबकि जो बी बॉन्ड है ये 10 साल का है, इसीलिए इस पे आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एक एरो ड्रॉ करेंगे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म में जो बॉन्ड का यील्ड है वो लॉन्ग टर्म से बहुत कम है, इसीलिए ये एरो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक हेल्दी साइन है, यानी कि ये एक परफेक्ट यील्ड कर्व है। लेकिन जब इकोनॉमी में डाउन टर्न आता है, स्टॉक मार्केट फॉल होता है, जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जा रहा है, तब आप ही सोचो, आप क्या कुछ % ज़्यादा रिटर्न्स के लिए स्टॉक मार्केट जैसा रिस्क लेना पसंद करोगे? सेम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा स्टॉक्स, क्रिप्टो, इन सब रिस्की एसेट से निकाल के लॉन्ग टर्म सेफ बॉन्ड्स में लगाना शुरू करता है। अब ये 10 साल का जो बी वाला बॉन्ड है, इस पे जब लोग पैसे लगाना स्टार्ट करेंगे, मान लेते इसका प्राइस था 100 रुपये और इसका जो यील्ड था वो था 6 रुपीज़, यानी कि 6% के हिसाब से 6 रुपये। लेकिन वहीं पे जब सारे इन्वेस्टर्स इस बॉन्ड को खरीदना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट में बॉन्ड तो लिमिटेड है, लेकिन वहीं पे बॉन्ड का जो डिमांड है वो ग्रो होता जा रहा है, इसीलिए बॉन्ड का प्राइस भी ग्रो होगा। ये ग्रो होते होते 100 से 150, उसके बाद 200 तक चला जाएगा। तो 200 में भी आपको 6 रुपये ही मिलेगा, क्योंकि उसका बेस प्राइस है 6 रुपये। तो 6 रुपये मिल रहा है, लेकिन वहीं पे अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो वो आपको कितना मिल रहा है, आपको 3% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जितने भी शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो उसका प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, डेफिनेटली मार्केट में प्राइस नीचे जाएगा। तो जो ए बॉन्ड है इसका प्राइस 100 से 90, 90 से 70, 70 से 50 ऐसे करके करके नीचे जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, 50 रुपये पे भी आपको 3 रुपये मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, 3 रुपये तो मिल रहा है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो ये आपको दे रहा है 6%। वहीं पे अगर हम इसका यील्ड कर्व निकालेंगे तो ये डाउनवर्ड टर्न हो जा रहा है ये ग्राफ, और इसे ही कहते हैं हम इन्वर्टेड यील्ड कर्व। और आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं जितनी बार मार्केट में ये यील्ड कर्व नेगेटिव में गया है, यानी कि इन्वर्टेड हो चुका है, तब तब मार्केट में रिसेशन आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इन 3 इंडिकेटर्स का यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट में रिसेशन आने वाला है या फिर नहीं, और अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।